हेलो डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। और कांग्रेस पर हमारी चर्चा जारी है। इसमें खतरे इस बात के हैं कि जो कांग्रेस को नापसंद करेंगे उन्हें लगेगा कि ये कांग्रेस का प्रचार है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं इस देश में जो भारत का इतिहास लिखना चाहते हैं, पर उसमें मुगल या ब्रिटिश शासन का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनसे तकलीफ है इस तरह के लोगों के से। वैसे ही कांग्रेस का नाम सुनते ही बहुत सारे दलितों के कान खड़े हो जाते हैं, वह बगैर यह सोचने के कि क्यों कांग्रेस का रेफरेंस यहाँ हो रहा है, वह उसके अर्थ लगाने लगते हैं। तो इस बात का रिस्क है, क्योंकि किसी एंटी कांग्रेस फोर्स ने दलितों के भीतर बहुत भारी इन्वेस्टमेंट और इंटेलेक्चुअल इंजीनियरिंग की है, जिससे कांग्रेस का नाम सुनते ही बहुत सारे दलित भड़क जाते हैं। बहुत सारे दलित बेरोजगार और लाचार हैं, महंगाई ज़्यादा है, तो किसी बाहरी शक्ति के लिए काम भी करते हैं और कांग्रेस को गाली देते हैं, कांग्रेस के रेफरेंस वालों को भी गाली देते हैं। कोई बात नहीं है, जब लड़ाई होती है, संघर्ष होता है, डिबेट होता है, तो इस तरह के रिस्क लेने चाहिए। जी हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहना है कि कांग्रेस इज ए बर्निंग हाउस, और उनका यह भी सोचना है कि जो भी कांग्रेस में जा रहे हैं वह दलितों के हित के विरुद्ध हैं। यह एक भाषण था जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लखनऊ में दिया था। और अगर मात्र हम इस वाक्य को पढ़ें, जो कि हमें बताया गया है, 20-30 साल से बताया गया है कि बाबा साहब का कहना है कि कांग्रेस इज ए बर्निंग हाउस, वह जलता हुआ घर है, भागो उसमें से। तो यह क्या पूरी तरह से सच है? हमें जिन लोगों ने ये बताया कि कांग्रेस इज ए बर्निंग हाउस, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने यह नहीं बताया कि बाबा साहब ने यह बात 1948 में कही और 1948 में 25 अप्रैल को कही। और जब यह बात बाबा साहब ने कही तो उस समय वह कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। नेक्स्ट डे उन्होंने अपने पूरे भाषण पर एक सफाई जारी की, जो 17th वॉल्यूम के पार्ट 3 में, यह 17th वॉल्यूम का पार्ट 3 है। 17th वॉल्यूम के 3 पार्ट हैं, यह पार्ट 3 है, और यह 288-289 पृष्ठ पर छपा है। तो कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में मिनिस्टर रहते हुए बाबा साहब ऐसा क्यों बोलेंगे? एक वजह तो यह है कि बाबा साहब मात्र एक फिलॉसफर ही नहीं, बल्कि वह एक निडर व्यक्ति भी थे। किसी से डरते नहीं थे वो।
तो कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व की सरकार में रहते हुए उनमें यह हिम्मत थी कि वो कह सकें कि कांग्रेस इज ए बर्निंग हाउस। उसका फिर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है बाबा साहब द्वारा नेक्स्ट डे, उससे ये साबित है कि वह क्या कहना चाहते थे। उस समय बाबा साहब के सामने एक प्रश्न था और कुछ लोग यह कह रहे होंगे कि जब कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार आपने ज्वाइन ही कर लिया है तो कांग्रेस को ही ज्वाइन कर लीजिए। तब उनका कहना था कि कांग्रेस इज ए बर्निंग हाउस, और उसमें वह कहते हैं कांग्रेस इज ए बर्निंग हाउस एंड वी कैन नॉट बी प्रॉस्परस बाई इंटरिंग इन इट। कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, हम इससे मजबूत संपन्न नहीं हो सकते इसमें इसको ज्वाइन करके। और फिर वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है, इसलिए हम कांग्रेस में नहीं ज्वाइन करेंगे। उनका कहना यह है, उनके कहने का अर्थ भारत को कांग्रेस मुक्त नहीं बनाना है, यह किसी और का स्लोगन है। तो बाबा साहब अगर पूरा आप पढ़ना पढ़ें, पूरा जो लेक्चर है पढ़ें, तो ये कह रहे हैं कि इस समय कांग्रेस और सोशलिस्ट दो ब्लॉक उभर रहे हैं। कांग्रेस तो पहले से ही एक नेशनल ब्लॉक था, लेकिन साथ में सोशलिस्ट विचार के नेता और पार्टियां भी उभर रही हैं। तो उनका कहना है ये दो ब्लॉक हैं, कांग्रेस खत्म नहीं हो गई है, दो ब्लॉक हैं और इन दो ब्लॉक के बीच हम तीसरे प्लेयर हैं। ये थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं, थर्ड पार्टी एज ए बैलेंसिंग फोर्स। इस पर हम एक अलग से एपिसोड करेंगे कि शासक वर्ग और बैलेंसिंग फोर्स बाबा साहब के अनुसार क्या था, किस तरह से वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो भारत का पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर है, अगर हम अपने को यूनाइट कर पाएं अंडर वन पार्टी वन लीडर, तो सोशलिस्ट और कांग्रेस दोनों के बीच हम एक बैलेंसिंग पावर बन सकते हैं। और यदि बहुमत किसी को नहीं मिला, उस समय किसी को नहीं पता था कि 1952 के इलेक्शन में क्या होने वाला है, तो उस समय उनका ये कहना था कि हम थर्ड पार्टी के रूप में उभर सकते हैं। अब सवाल यह है कि दलितों में जिन लोगों ने यह बताया कि बाबा साहब का कहना है कांग्रेस एक बर्निंग हाउस, लेकिन उसके सामने का वाक्य काट दिया या सामने का वाकया ये नहीं बताया कि बाबा साहब ने यह बात अप्रैल 1948 को लखनऊ के एक कॉन्फ्रेंस में कही थी, और फिर उसी समय बाबा साहब कांग्रेस के नेतृत्व के में सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। इस तथ्य को बड़े ही होशियारी से मिशन के लोगों ने किसके वजह से किया होगा पता नहीं, रिसर्च का विषय है, इसको छिपा लिया गया। नेक्स्ट डे बाबा साहब एक एक्सप्लेनेशन देते हैं और पहली बात तो ये कहते हैं कि मेरी स्पीच एक्सटेम्पोर थी। जो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं उन्हें मालूम है एक्सटेम्पोर मतलब कुछ भी बोल गए हम, कोई लिखित स्पीच नहीं थी। तो जैसे कि कहावत है, अरे बोल रहे थे भाषण में, बोल गए, ये बाबा साहब खुद अपने बारे में कर रहे हैं। तो अब एक प्रश्न यह क्लियर हो जाना चाहिए कि जो अर्थ
मिशनरी लोग तथाकथित अम्बेडकरवादी लोग यह लगाते हैं कि कांग्रेस इज ए बर्निंग हाउस, उन अर्थों में यह बात नहीं कही गई थी। अब सवाल है कांग्रेस मुक्त भारत का क्या मतलब है। देश में बीजेपी के बाद अगर दूसरी कोई पार्टी है जिसका ऑल इंडिया प्रेजेंस है तो कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी को खतरा लालू प्रसाद यादव की पार्टी या अखिलेश यादव की पार्टी या बीएसपी या वामपंथी या डीएमके वगैरह से, टीएमसी वगैरह से नहीं है, जितना बड़ा बीजेपी को खतरा कांग्रेस से लगता है, क्योंकि कांग्रेस का आज भी हर गांव में एक दो वोटर तो जरूर मौजूद हैं। तो इसलिए बीजेपी बहुत पहले से ही, जब से संविधान बना और जब से नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, बाबा साहब का संविधान बना, बीजेपी इस संविधान को रिजेक्ट करती रही है और इस स्लोगन पर वो काम करते रहे हैं कि कांग्रेस को इतना बदनाम कर दो कि वो जो है इस देश से सदैव के लिए समाप्त हो जाए। तो उत्तर भारत से कांग्रेस लगभग समाप्ति की ओर है। उत्तर भारत में खासतौर से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड कांग्रेस मुक्त हो चुका है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? कांग्रेस मुक्त होने के कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि बीजेपी का अनस्टॉपेबल शासन, जिसको बीजेपी ने बहुत क्लियरली यह घोषित कर दिया है कि यह अमृत काल है, यानी अब देवताओं का शासन है। देवता कौन है? जिनका जो मुख से पैदा हुए हैं, बाहुओं से पैदा हुए हैं और पेट से पैदा हुए हैं, वो जो है, जो जिनको उपनयन संस्कार का अधिकार है, जिनको उत्तर भारत में लोग मजाक में 3 तगिया भी बोलते हैं, सेक्रेट थ्रेड पहनने का जिनको अधिकार है, द्विज। अमृत काल का मतलब द्विज लोगों का काल है। यह कांग्रेस मुक्त उत्तर भारत हो जाने का यह कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और किस तरह से दलित समाज चौतरफा अटैक में आ गया है, किस तरह से दलित ऑफिसर्स, कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, किस तरह से गैर दलितों की स्कॉलरशिप पहले आ जा रही है, दलितों की स्कॉलरशिप उसके बाद आ जा रही है, और सारे दलितों को स्कॉलरशिप मिल भी नहीं रही है, कटौती हो जा रही है। ये सब कॉन्सिक्वेंसेज हैं कांग्रेस मुक्त होने के बाद बीजेपी का एक तरफा शासन। तो जैसा कि आप समझते हैं कि बार बार कांग्रेस मुक्त देश होने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं आप समझ रहे होंगे, मेरे कहने के पहले भी आप समझ रहे होंगे। लेकिन एक दलितों में एक स्ट्रांग इसका एलिमेंट है, जहाँ बड़े से बड़े अफसर से लेके वाइस चांसलर से लेकर के मास्टर तक उसमें शामिल हैं, जो यह मानते हैं कि कांग्रेस उतनी ही बुरी पार्टी है जितनी बीजेपी, और बहुत सारे लोगों का तो बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। बीजेपी का शासन है, फिर भी वो आलोचना कांग्रेस की करते हैं। तो जो व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उन्हें एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि बीजेपी अपने एजेंट दलितों में जब प्लांट करती है तो
उनको भगवा वस्त्र में नहीं भेजती है, वह उनको नीले कलर के ड्रेस में भेजती है। हो सकता है कि जो बीजेपी के सजाए हुए बनाए हुए अम्बेडकरवादी हैं, उनका ब्लू कलर आपके ब्लू कलर से ज़्यादा डार्क हो, ज़्यादा गाढ़ा हो। कभी भी आरएसएस या बीजेपी दलितों में जो अपने एजेंट भेजेगी तो उनको भगवा वस्त्र में नहीं भेजेगी। कभी भी बीजेपी अपने एजेंट्स के ये नहीं कहेगी कि तुम जय श्री राम जय हनुमान कहते हुए दलित ग्रुप में घुसना। उनसे कहेगी कि तुम जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय जय संविधान, यह सब कहते हुए छदमराव अपना चेहरा अपना छवि बदल कर वो आप उसमें दलित समाज में घुसो और वहाँ घुस करके कांग्रेस के प्रति इतना घृणा फैलाओ कि बीजेपी के सामने और कोई शक्ति प्रबल विरोध न बचे। इसलिए जो बाबा साहब कांग्रेस से संघर्ष कर रहे थे तो वह ऑनेस्टली कांग्रेस को एक बाधा मानते थे, पर कांग्रेस को एक सकारात्मक ताकत भी मानते थे। तभी कांग्रेस नेतृत्व की सरकार में वे शामिल हुए और बात तो यहाँ तक चलने लगी थी कि क्यों नहीं कांग्रेस के अंदर ही चले जाएं। तो उनका अगला सेंटेंस ये भी है जहाँ पर वो कह रहे हैं कांग्रेस इज ए बर्निंग हाउस, कि यह समुद्र है। अगर इसमें हम वो कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में, द शेड्यूल कास्ट कैन नॉट कैप्चर पॉलिटिकल पावर बाय ज्वाइनिंग द कांग्रेस। कांग्रेस को ज्वाइन करके शेड्यूल कास्ट पॉलिटिकल पावर कैप्चर नहीं कर सकते हैं। इट इज ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, यह एक बड़ा संगठन है। इफ वी इंटर द कांग्रेस, यदि हम कांग्रेस में इंटर करते हैं तो वी विल बी ए मियर ड्रॉप इन द ओशन, तो हम एक समुद्र में मात्र एक पानी के बूंद के बराबर होंगे। इसलिए हम एक थर्ड फोर्स के रूप में अपने को ऑर्गेनाइज करते हैं और सोशलिस्टों और कांग्रेसियों के बीच हम बैलेंस बनाएंगे और एक थर्ड पार्टी पॉलिटिकल प्लेयर बनेंगे। यही है अम्बेडकरवाद। जो दलित लोग तथाकथित दलित अम्बेडकरवादी जो किसी और फोर्स के इशारे पर दलितों में घुस आए हैं, चाहे वह वाइस चांसलर हो चाहे प्राइमरी स्कूल के मास्टर साहब, तो आप उनको ठीक से पहचानिए और यह सवाल खुद से पूछिए कि कांग्रेस मुक्त भारत किसे सूट करता है, किसे इससे फायदा होने वाला है। कौन ये चाहता है कि कांग्रेस इस देश में रहे ही न, सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो कांग्रेस को रिप्लेस कौन करेगा? क्या कांग्रेस पार्टी को आरजेडी रिप्लेस कर देगी ऑल इंडिया लेवल पर? क्या कांग्रेस पार्टी को डीएमके रिप्लेस कर देगी? क्या कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी की टीएमसी रिप्लेस कर देगी? क्या कांग्रेस को बीएसपी रिप्लेस कर देगी ऑल इंडिया लेवल पर? अगर कांग्रेस को कोई रिप्लेस कर सकता है तो वह बीजेपी है। बीजेपी रिप्लेस कर चुकी है, अब बीजेपी चाहती है कि उसको कांग्रेस हटाने की स्थिति में न रहे। इस खेल को अगर प्रबुद्ध दलित नहीं समझेंगे तो वह अपनी जो ताकत है अपने आप उसको कर रहे होंगे और आने वाले 10 साल में बहुत बड़े चैलेंज के रूप में दलितों के सामने खड़े हो जाएंगे और बहुत सारा कुछ
लुट चुका होगा, ठीक वैसे ही जैसे जमींदारी उन्मूलन के बाद 30 साल में ही द्विज जमींदारों का जो हाल हो गया, जिनके परिवार में हाथी घोड़े नाचते थे शादियों में, आज उसी परिवार की 3rd 4th पीढ़ी होमगार्ड की भर्ती की लाइन में खड़ी है। क्या दलित भी इस तरह का एक सिचुएशन देखना चाहते हैं? तो सावधान हो जाइए। कांग्रेस मुक्त भारत किसी और का एजेंडा है, यह दलितों को सूट कतई नहीं करता है। यदि आपको यह वीडियो और यह प्रयास अच्छा लगे तो आप ज्वाइन बटन पर प्रेस करिए और पे करिए 799 रुपीज पर मंथ, कम से कम साल भर के लिए। और इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए, क्योंकि हम तो एक अत्यंत छोटे से एक लेखक हैं। हमारे सामने जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल फोर्स है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल फंडेड है। उनसे हम कितना डैमेज मिनिमाइज हो सकता है, हम और हमारी तरह से बहुत सारे लोग हैं, वह इतना ही कर सकते हैं। अदरवाइज उनकी विक्ट्री तो हो चुकी है। वह विक्टर के रूप में हमसे संवाद करते हैं, अगर कभी करते हैं तो। जय भीम, जय भारत।